उस एम्बुलेंस के अंदर मेरा मुर्दा वजूद था और मैं ख़ुद भी वहीं साइड पे बैठा था। मेरा दोस्त अदील और मेरे माँ बाप भी रोते हुए, उनको अभी तक मेरी मौत का यकीन नहीं आया था। ज़ारो कतार उनके आंसू बह रहे थे और वो एक ऐसी हिस्ट्रियाई कैफियत में थे कि लगता था अभी इनको कभी इसी लम्हे इनको कुछ हो जाएगा। उनका जवान बेटा मरा पड़ा था और मैं वहीं बैठा अपने आप को देख रहा था। यहां तक कि वो एम्बुलेंस मेरे घर के बाहर रुकी। उस मोहल्ले में कोहराम मच गया। हर शख्स देखने के लिए आ गया, क्योंकि मैं मोहल्ले में सबका बहुत लाडला था, सबका बहुत ख्याल रखता था, सबके बहुत काम करता था, सब मुझसे बहुत प्यार करते थे। जिस चीज़ को पता लगता जा रहा था राशिद मर चुका है, सारे वहाँ उस मोहल्ले में इकट्ठे होने शुरू हो गए थे। और तब मैंने देखा कि मेरे वजूद को उठा के घर के बिल्कुल दरमियान रख दिया गया है, सहन में रख दिया गया है और बहुत सारे औरतें और मर्द जमा हो गए हैं। मैं उसी जगह पे जहाँ पे सारे जमा हैं, एक कोने में खड़ा हुआ हूँ और मेरी निगाह पड़ी बिल्कुल एंड पे उसी शख्स पे जिसने अपना नाम रहीम बताया था और उसने अपनी बेटी का मुझे किस्सा सुनाया था। मुझे उन तमाम लोगों के बीच में वो दोनों भी खड़े नज़र आए और जैसे ही मुझे नज़र आए तो मैंने उस शख्स की तरफ, रहीम की तरफ जैसे ही देखा तो रहीम मेरी तरफ देख के मुस्करा पड़ा। तो मैं समझ गया वाहिद ये रहीम ही है जो मुझे देख सकता है। और उसी लम्हे मैंने देखा उसके साथ उसकी वो जो बेटी थी वो भी खड़ी मुझे देख के ऐसे मुस्करा रही थी, हल्के से, जैसे कह रही हो हाँ मैंने भी तुम्हें देख लिया है, तुम सामने खड़े हो। और जैसे ही मैंने ये देखा कि वो दोनों बाप बेटी मुझे देख पा रहे हैं तो मेरे दिमाग में वो फिक्रे गूंजने शुरू हो गए, सबसे बड़ा जालिम इंसान है। हम दोनों की मुर्दा वजूद यहाँ पोस्टमार्टम के लिए लाए गए हैं, लेकिन उस कुत्ते की रोने की आवाज़ सुनने के बाद उसने कहा था कि कोई और भी जाने वाला है हमारे साथ, किसी और का भी वक्त आ गया है। तो मेरे दिल की धड़कन तेज़ हुई थी, किसका वक्त आ गया है? मेरे दिल में खौफ आया था कहीं मेरा वक्त आ गया है। तो अब मुझे यकीन आ गया था उस बंदे ने सही कहा था, उसको पता लग गया था और इसलिए अभी वो खड़ा मुस्कुरा रहा था कि मेरी बात पे यकीन आ गया ना, किसी का वक्त आ गया है, हमारे साथ कोई जाने वाला है। तो अब वो दोनों बाप बेटी इसलिए मुस्कुरा रहे थे कि देखा तुम्हारा वक्त आ गया था, तुम्हारा वजूद नीचे फर्श पे रखा है और तुम बाहर खड़े हो अपने वजूद से निकल के। मैंने जैसे ही उनको देखा मैं तेज़ी से उन दोनों की तरफ जाना शुरू हो गया, लेकिन एक लम्हे में ही वो दोनों जैसे इधर उधर हो गए, कहीं नज़र ही नहीं आ रहे थे। मैं इधर उधर उनको देखता रहा लेकिन वो कहीं पे भी नहीं थे। मैंने इधर उधर घूम के उनको सब जगहों पे देख लिया लेकिन वो दोनों मुझे नज़र ना आए। लेकिन उस घर के अंदर एक शोर था, एक चीखो पुकार थी। मेरे रिश्तेदार, मेरे जानने वाले सब वहाँ जमा थे और सब रो रहे थे और मैं बेहिस अपने वजूद को देख रहा था। बेहिस मेरा वजूद दरमियान में रखा हुआ था। फिर एक वक्त आया कि उन्होंने कहा अब इसको गुस्ल दिया जाए। मस्जिद के इमाम साहब को बुलाया गया, एक भट्टा लाया गया, वो एक जो पूरा प्रोसीजर होता है उसी अंदाज में मेरे वजूद को गुस्ल दिया गया। गुस्ल देने के बाद मेरे दो रिलेटिव, एक हमारा और दोस्त था वो वहाँ पे मौजूद था। उसके बाद कफन पहनाया गया और उसके बाद जब घर से मेरी मैयत को लेके जा रहे थे तो मैं उन लोगों के साथ पीछे पीछे चल रहा था। एक आवाज़ आ रही थी कलमा शहादत और सारे कलमा शहादत पढ़ते हुए मेरे मुर्दा वजूद को कब्रिस्तान की तरफ लेके जा रहे थे। जब वो कब्रिस्तान पहुँच गए तो वहाँ कब्र का एहतमाम हो चुका था। उससे पहले नमाज जनाजा पढ़ाया गया। सारे दोस्त बहुत ज़्यादा रो रहे थे, उनमें सबसे ज़्यादा जो रो रहा था वो अदील था। रिश्तेदार सब मिलने वाले वहाँ पे मौजूद थे। अदील बहुत रो रहा था। और फिर नमाज जनाजा जब ख़त्म हुआ, सलाम फेरा गया तो फिर से मुझे वो मर्द और वो औरत, उसकी बेटी और उसका बाप नज़र आए, लेकिन मैं फिर उनकी तरफ जाने लगा तो वो गायब हो गए। अब नमाज जनाजा थे, कब्रिस्तान की तरफ सफ़र, वहाँ कब्र देखा खुदी हुई है और मेरे वजूद को उन्होंने उठाया, कफन पहने हुए मेरे वजूद को उन्होंने कब्र के अंदर लहद में उतारना शुरू कर दिया।
कि उसी लम्हे मेरी निगाह पड़ी जिस वक्त वो मेरे वजूद को उस पालकी से उठाने लगे थे कब्र में ताकि लहद में उतार सकें, तो वो कब्र के पास ही वो बूढ़ा और उसकी बेटी भी मुझे खड़े नजर आए। और मैंने इस दफ़ा सोचा कि फिर इनके करीब जाने की कोशिश करूंगा, ये गायब हो जाएंगे। पहले भी 2 दफ़ा ऐसा हो चुका था। तो मैंने एक इशारे में उनसे कहा कि मुझे आपके पास आना है। ऐसे इशारा किया तो उन्होंने हाथ का इशारा किया कि नहीं, वहीं रख कर आओ। और उस बूढ़े ने मुझे एक इशारा किया हाथ का, कैसे रुको, नहीं, और गर्दन हिलाई नहीं, और मेरे दोस्त अदील की तरफ इशारा किया। मैंने अदील की तरफ देखा, मैं समझ नहीं पाया, तो उसने आगे से कहा खामोश। उसके बाद सारे वहीं पे मौजूद थे और मेरा दोस्त अदील भी, जो हज़ारों कतार अभी तक रो रहा था। मेरे माँ बाप की बुरी हालत थी, माँ तो घर में थी, बाप वहां पे मौजूद था। मेरे वजूद को लहद के अंदर उतार दिया गया और जैसे ही मुझे नजर आया मेरा मुर्दा वजूद कब्र के अंदर रख दिया गया है, तो उसके बाद ऊपर से उसको बंद करना शुरू कर दिया। वो उसको ईंटें रख के बंद करते जा रहे थे कि थोड़ी देर के बाद बाकायदा कब्र बंद हो चुकी थी और उसके ऊपर अब मट्टी डाली जा रही थी और खूब अंधेरा हो चुका था। मैं अपने आप को एक बंद कब्र के अंदर देख रहा था। मैं अभी तक जो बाहर खड़ा सारा मंजर देख रहा था, जैसे ही उन्होंने मुझे लिटाया तब भी मैं सारा मंजर देख रहा था, लेकिन जैसे उन्होंने ईंटें रख के बंद करते गए तब भी मैं मंजर देख रहा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने आखिरी ईंट रखी उस वक्त वो मंजर जो मेरी आंखों के सामने था वो गायब हो गया। मुझे लगा कि मैं भी अब उस घुप अंधेरे के अंदर आ गया हूं। घुप अंधेरा था, मैं तो सब कुछ देख पा रहा था, तो मैं तो बाहर खड़ा था। अब मैं कहां पे हूं? क्या मैं उस घुप अंधेरे के अंदर हूं? क्योंकि मेरे कान जिन आवाजों को सुन रहे थे वो थे मट्टी डालने की आवाज। उन ईंटों के ऊपर मट्टी डाली जा रही थी, तो मैं जो साइड पे खड़ा देख रहा था, क्या वो मेरा हमजाद था, क्या वो मेरी रूह थी, क्या वो भी कब्र के अंदर आ गई है और ऊपर से मट्टी डाली जा रही है? क्योंकि मट्टी डालने की आवाज़ आ रही थी तो मैं समझ गया था कि मैं भी अब कब्र के अंदर मौजूद हूँ। जो सारा मंजर मैं देख पा रहा था, अब मेरे अंदर आगे घुप अंधेरा था और उस मंजर को मैं नहीं देख पा रहा था। सिर्फ आवाज़ आ रही थी मट्टी डालने की और लोगों के ऊपर बोलने की आवाज़। इस साइड पे मट्टी डालो, थोड़ी सी इधर से डालो, ये करो। और किसी शख्स की आवाज़ ही मेरे बाप से बोल रहा था, आप आगे होके मट्टी डालें। और थोड़ी देर के बाद उस घुप अंधेरे के अंदर मुझे बहुत खौफ जो महसूस हो रहा था, आवाजें आना बंद हो गई। यकीनन वो इतनी ज्यादा मट्टी डाल चुके थे कि अब उनकी आवाजें भी नहीं आ रही थी। अंदर बिल्कुल खामोशी थी, लेकिन उसी लम्हे मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे धक 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 धक। ये क्या है? मेरे दिल की कोई धड़कन है? मैं मर चुका हूं, अंदर मेरा मुर्दा वजूद रखा गया और मैं भी अब अंदर हूं, लेकिन ये धड़कन क्या है? धक 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 धक। और उसी लम्हे मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी सांस बंद हो रही है। अब वो बंद हो चुकी है, उसमें ऑक्सीजन नहीं है, हवा की गुंजाइश नहीं है और मेरी सांस बंद होती जा रही है और मुझे अब सांस नहीं आ रही। मेरी दिल की धड़कन जिसको मैं क्लियर सुन पा रहा था, उस खामोशी के अंदर, उस छोटी सी कब्र के अंदर, उस अंधेरे के अंदर, अब वो दिल की जो धड़कन थी आहिस्ता आहिस्ता मदम होती जा रही थी। धक 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 धक। शायद मुझे सांस नहीं आ पा रही थी, मैं जोर से सांस लेने की कोशिश कर रहा था। सांस ना आने की वजह से मेरी दिल की धड़कन बंद होती जा रही थी कि एकदम से मैंने जोरदार सांस लिया और जैसे ही मैंने सांस लिया मेरी आंखें खुल गईं। मेरी आंखें खुली तो मैं अस्पताल के बिस्तर पर था। मेरे मां बाप साइडों पे बैठे हुए थे, मेरे होश में आने का इंतजार कर रहे थे। उनकी आंखों से लगता था वो लाल हो चुकी हैं, जैसे कई रातों से वो सोए ना हों, जाग रहे हों। लाल सुर्ख आंखें थी, उनके चेहरों पे थकावट नजर आती थी, जैसे कई दिनों के वो थके हुए हों। मैंने जैसे ही आंखें खोली, मैं कहां हूं? आलम बरज़ख में, आसमान में पहुंच चुका हूं,
लेकिन एक छत सी थी, उसमें मैंने छत को देखा और छत के बाद मुझे रोशनी से नजर आई और आहिस्ता आहिस्ता मैंने इधर उधर देखना शुरू किया। तब मुझे मंजर क्लियर हुआ कि मैं अस्पताल में हूं और सामने मेरे मां बाप हैं। क्या मैं जिंदा हूं? हाँ, मैं जिंदा हूं। मैं तो मर चुका था, लेकिन मैंने अपने आप को क्लियर अब जिंदा देख लिया था। मेरे मां बाप खुशी से उठ के खड़े हो गए, जैसे वो बेयकीनी किसी कैफियत में थे, और बेटे को होश में देख के जब उसने आंखें खोल ली वो खुशी से खड़े हो गए। और मेरी मां और बाप दोनों एकदम से बोले, शुक्र है तुम्हें होश आ गया, शुक्र है डॉक्टर, डॉक्टर राशिद को होश आ गया। डॉक्टर भी आए और उन्होंने आके कहा, अब खतरे की कोई बात नहीं है, अब ये खतरे से बाहर है। मुझे अभी तक कुछ होश नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा ये सारा कुछ क्या गुजरा है मेरे ऊपर। कहानी बहुत लंबी हो चुकी थी। जो कुछ सोच के, जो कुछ देख के, जो कुछ महसूस करके मैं आया था, राशिद का जख्मी होना, उसके घुटने पे चोट लगना, उसको बाइक पे लेके मैं उस अस्पताल जाना जहां वो अपने ताया का पता करने के लिए गया था। उस अस्पताल में पहुंचते हैं, उसके ताया को वो देख के आता है, अपनी कज़न के साथ साइड पे बैठता है। एक बूढ़ा आता है और आके मेरे साथ बैठ के बातें करता है, वो अपनी कहानी सुनाता है, एक खौफनाक कहानी जिसमें उसकी बेटी खुदकुशी कर लेती है। उस बूढ़े को गला दबा के मार देते हैं चौधरी के कारिंदे, और वो कहता है हम दोनों के जिस्मों को खोला गया है, पोस्टमार्टम के लिए यहां पे लाया गया है। और जब वो ये बताता है तो उस वक्त कुत्ते की आवाज को सुन के कहता है किसी का टाइम आ गया है, कोई जाने वाला है, वो हमारे साथ ही जाएगा। और वो दोनों जाके एक साइड पे खड़े होते हैं, दीवार के सामने खड़े होकर आपस में कोई बात करते हैं और दीवार के अंदर चले जाते हैं। और फिर मुझे वो भी याद आ गया कि कैसे अदील को पीछे बिठा के मैं बाइक पे जा रहा था कि अदील का ही फोन आ गया कि कहां है, तुझे ढूंढ रहे हैं। तो पीछे कौन था? और मैं बेहोश हो गया और फिर मैं होश में आया। अदील पास था, मैं ठीक हुआ, मेरे वालिदैन मुझे लेके जा रहे थे, वो आगे आगे थे, अदील मुझे बाइक पे लेके जा रहा था और फिर मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं मर गया। फिर मैं सारे मंजर मुझे याद थे, फिर मैं कब्र में था, फिर मैं अस्पताल में कैसे हूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वहीं पे लेटे लेटे बहुत सारी बातें मुझे याद आ गई थी। और जब मुझे ड्रिप वगैरह लगी हुई थी, सारा वो एक ट्रीटमेंट जो होता है वो सारा चल रहा था, कि मेरे वालिदैन मुझसे बात कर रहे थे और मैंने उनसे पूछा अदील कहाँ है? उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और खामोश हो गए। कहा हाँ आता ही होगा। एक दो दिन मैं मजीद वहां पे रहा, लेकिन मेरा दोस्त नहीं आया। फिर से मैं पूछा, मैं बोल भी नहीं पा रहा था, मुझे कमजोरी से महसूस होती थी। उन्होंने कहा आता ही होगा। और जब जिस दिन डॉक्टरों ने कहा कि अब आप जा सकते हैं, इनको लेके जा सकते हैं, अब ये ठीक हैं, बस ये बेड रेस्ट कुछ करेंगे, कुछ दिन इनको रेस्ट करना होगा और ये ठीक हो जाएंगे, तो मैंने कहा अदील को बुलाएं, अदील कहाँ है? तो मेरे माँ बाप ने कहा बेटा तुम्हारा दोस्त अदील इस दुनिया से जा चुका है, तुम्हें 4 दिन के बाद होश आया था, तुम दोनों एक बाइक पे जा रहे थे और बाइक का हादसा हुआ है। उस हादसे में अभी मैं बिस्तर पर लेटा हूं और अभी मुझे जाने का टाइम हो रहा है कि मतलब मुझे डिस्चार्ज किया जाएगा और मैं वहां से जाऊंगा। और मैंने कहा पहले मेरे दोस्त अदील को बताओ। तो बता रहे हैं कि तुम दोनों का हादसा हुआ है और तुम बेहोशी में चले गए थे और अदील उसी वक्त दम तोड़ गया था। उसके सर में शदीद चोट आई थी, उसके दिमाग के लेफ्ट साइड के अंदर इतनी शदीद चोट आई थी कि वो सारा उसका कान भर गया था और सारा इसका यहां पे खून था। और उस चोट की वजह से वो अस्पताल भी नहीं पहुंच सका। जब उसको अस्पताल उठा के लाए थे तो डॉक्टरों ने पहले ही कह दिया था ये मर चुका है, तुम बेहोश थे, तुम 4 दिन के बाद होश में आए हो। मैं अभी तक उलझा हुआ था, ये क्या है? मुझे जो याद था ये क्या है और ये मेरे वालिदैन क्या बता रहे हैं?
कि उसी लम्हे जिस जगह मैं अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ था, सामने जो खिड़की थी शीशे की बनी हुई, उसी खिड़की के सामने मुझे दो लोग खड़े नजर आए। एक वही बाबा जो मुझे मिला था उस अस्पताल के अंदर, दूसरा उसके साथ अदील खड़ा। और अदील को क्लियर मैंने देखा, वही हुलिया था जो मैंने अपना हुलिया देखा था कि मेरे सर फट चुका था और मेरे सर से एक हिस्से से खून निकल रहा था और खून निकल के सारा हिस्सा भर गया था और कान सारा खून से भरा हुआ था। और यह हिस्सा मुझे अच्छी तरीके याद है, जिस तरह मैंने अपना देखा था वही हुलिया उसी तरह अदील का था। और उसके बाद वो शख्स जिसको मैंने देखा था आखिरी दफ़ा, मुझे ये भी याद आ गया, उसने मेरी तरफ कहा था खामोश रुको, वहीं पर ऐसे इशारा किया था और कहा था अदील की तरफ इशारा किया था। मैं समझ नहीं सका था और उसी वक्त उस बंदे ने फिर से मुस्करा के, उस बुज़ुर्ग ने जिसका नाम रहीम था, मुस्करा के मेरी तरफ देखा और उसके बाद अदील की तरफ देखा। अदील ने भी उस बुजुर्ग की तरफ देखा और उसने अदील का हाथ पकड़ा और दोनों हाथ पकड़ के वहां से चले गए। मेरे माँ बाप मुझे देख रहे थे कि मैं क्या देख रहा हूं और मैं खिड़की से ऐसे देख रहा था कि एकदम उठूं और भागूं, इनको पकड़ूं, लेकिन मैं अभी उठ नहीं पाया। मेरे वालिदैन ने मुझे पकड़ लिया, रुको रुको रुको, अभी तुम्हें खुद से नहीं उठना, आराम से तुम्हें पकड़ के उठाया जाएगा। लेकिन मेरी आंखों के सामने ही वो अदील और वो शख्स वहां से जा चुके थे। मेरा दिमाग और उलझ गया। मैं जैसे कैसे घर पहुंचा, लेकिन मैं चुप हो चुका था। मैं जब घर पहुंचा, उसी रात में बिस्तर पर लेटा हुआ था कि फिर से मुझे कुछ लम्हों के लिए नींद आई, कुछ लम्हों के लिए मुझे नींद नहीं आ रही थी। और ये लम्हा भी था सुबह के तकरीबन 2:30 से 3 बजे का टाइम होगा कि मेरी आंख बंद हुई और मेरी आंखों के सामने वही बुजुर्ग रहीम और अदील खड़े थे और उसने मुझे कहा, वो तेरा नहीं, इसका वक्त आ गया था, हम इसको लेने आए थे, ये भी हमारे साथ जाने वाला था। हमारा बदला जो था उस चौधरी और उसके बेटे से वो भी पूरा हो गया। लेकिन उस दिन अस्पताल में जब हमारी जिस्मों को, मुर्दा जिस्मों को लाया गया था, तो पता लग गया था कि ये भी जाने वाला है, तुम्हारा दोस्त अदील। तो हम इसको साथ लेने के लिए रुक गए थे और वहीं पे खड़े खड़े ख्वाब में ही मैंने देखा अदील ने और उस बुजुर्ग ने मुझे हाथ हिलाया और उन दोनों के वजूद तेजी के साथ धुआं बने और ऊपर चले गए, धुआं बन के गायब हो गए। मेरी आंख खुल गई और मेरी जब आंख खुल गई तो मैंने चीखें मारनी शुरू कर दी। मेरे वालिदैन जो पास ही मेरे थे कि इसको अभी अकेला नहीं छोड़ना, वो भी डर गए, उठ के मुझे संभालना शुरू हो गए। क्या हुआ? फिर कोई सपना देख लिया। 3-4 दिन मुझे लगे नॉर्मल होने में और उसके बाद फिर मैंने अपने वालिदैन को कहा अदील की मौत कैसे हुई थी, अदील का क्या हुआ। और इससे पहले कि वो बताते, और मैंने अदील का बताना शुरू कर दिया कि इस तरह क्या अदील को लाया गया था, क्या अदील का जनाजा इस तरह पढ़ा गया था और क्या इस तरह था, घर के इस तरह कोने में था और इस तरह था, सारा कुछ था। फ़र्क ये था, मैंने सिर्फ अपने घर को देख लिया था कि मेरा जनाजा मेरे घर में है, मेरी मैयत, मेरी मुर्दा वजूद मेरे घर में है, लेकिन सिर्फ वही तब्दीली थी कि वो अदील में घर में था। बाकी जो जो कुछ मैंने देखा था अपने वालिदैन को बताया तो उन्होंने बताया हाँ सब कुछ ऐसे ही हुआ था, क्योंकि अदील के वालिदैन भी मेरे पास आए थे बाद में। मैं ठीक हो गया और उन्हीं के सामने बैठे हुए मैंने सब बताया कि मैंने जो देखा है क्या ऐसा हुआ था। उन्होंने कहा क्या देखा है, और मैंने बताया ऐसे 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 और इस तरह लेके गए और ये किया ये किया ये किया, ये कारी साहब आए थे, ये वाले आए थे, इन्होंने पढ़ाया था। आखिर में उन्होंने ये जुमला भी कहा था, उन्होंने कहा सब कुछ ऐसा हुआ है, तुम कैसे जानते हो? क्योंकि मैंने उनको बताया ये तो मैंने अपने लिए देखा था, लेकिन वो सब कुछ अदील के लिए था। जो कुछ मैंने देखा था वो सब क्लियर था। तो मैं उलझा इस बात पे, क्या मैं जब बेहोशी की हालत में 4 दिन बेहोश रहा तो उस वक्त ये मैं सब कुछ देखता रहा? फिर वो क्या था? अभी तक एक कड़ी ऐसी थी जो सुलझी नहीं थी, वो अभी तक उलझी हुई थी। मैं तो यहां से मुझे याद पड़ता है कि अदील ने मुझे फोन किया था, कहां है? मैं फलां जगह पे खड़ा हूं, वहां पे आता। और मैं वहां उसके पास जाता हूं तो वो कहता है घुटने पे चोट लगी हुई है। और तब मुझे बाद में पता चला वो घुटने पे चोट मेरे लगी थी, उसी जगह पे मेरी पैंट फटी थी, उसके चोट सर पे लगी थी।
लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो वहाँ अदील खड़ा है, वो ठीक है, कहता है खराशी आई है, मैं उसको लेके जाता हूँ, उसका चेकअप कराता हूँ, उसके बाद वो अपने ताया से मिलता है। वो सब क्या था? तो उसके वालदैन से और अपने वालदैन से जो मुझे पता चला था वो ये था, उसी ही दिन जिस दिन अदील ने मुझे फ़ोन किया था, जो डेट और दिन बनता था, और अदील ने कहा था कहाँ है यार आ जा, मेरे वालदैन का कहना यह था कि उसी दिन ही तुम दोनों का हादसा हुआ था, जिसके नतीजे में अदील चला गया था और तुम 4 दिन कोमा में बेहोशी में रहे थे। और अगर उसी दिन अदील चला गया था तो फिर अदील, वो ताया, वो लड़की, वो सारा क्या था? और उसके बाद जब मैं अदील को बिठा के आता हूं और बाइक की तरफ लेके जा रहा हूं तो मुझे फ़ोन आता है, अदील का किधर है, तुझे ढूंढ रहे हैं। तो मैं डरता हूं, पीछे कोने में बेहोश हो जाता हूं। फिर मेरी आंख खुलती है तो मैं अस्पताल में होता हूं, फिर मैं ठीक होता हूं, फिर हम दोनों जाते हैं, फिर हमारा हादसा होता है और फिर अदील मर जाता है, अब मैं मर जाता हूं। फिर मैं देखता हूं हमारा हादसा हुआ है, अदील की जगह मैं मर गया और मैं अपना सारा मंजर देखता हूं। ये तो बहुत दिनों के बाद मैं देख रहा हूं, लेकिन मेरे घर वाले बताते तुम 4 दिन बेहोश रहे हो, 5वें दिन होश में आए हो, जो चौथा दिन तकरीबन ख़त्म ही होने वाला था, रात का टाइम था, तुम होश में आए हो। अदील तो 4 दिन पहले ही मर गया था। मैंने अपने वालदैन को भी ये कहानी सुनाई, लेकिन मेरे वालदैन भी उलझ गए। राशिद उसके बाद अपने वालदैन को उसने पूरी ये कहानी इसी तरीके से सुना दी, और ये कहानी उसने अदील के वालदैन को भी सुनाई। जब वो दोनों मौजूद थे उसके सामने, राशिद के वालदैन और अदील के वालदैन, उसने दोनों को ये सब सुना दिया, लेकिन उसके बाद ऐसा चुप हो गया जैसे कुछ उसके दिमाग में क्या चल रहा हो। वालदैन ने भरपूर कोशिश की इसको नॉर्मल करने की, लेकिन उसका दोस्त चला गया था, वो अजीब सा हो गया था, वो मुसलसल चुप रहने लगा, खा लेता था, बाथरूम भी हो लेता था, एक रोबोट सा बन गया था। वो जिंदा तो कुछ अरसा रहा, लेकिन सूखता जा रहा था, उसका खाना पीना भी कम होता जा रहा था, वो चुप हो गया था। वो उसके दिमाग में क्या चलता जा रहा था, वो क्या सोचता था, वो किसी को कुछ नहीं बताता था। अभी तक जो उसके साथ बीती थी वो उसने सिर्फ अदील के वालदैन और अपने वालदैन को बताई थी। उसके बाद उसको ऐसी खामोशी लगी कि उसको सारी, जब तक वो कुछ तकरीबन कहते हैं 8-9 महीने वो जिंदा रहा, वो खामोश ही रहा। और एक रात राशिद जिस तरह नॉर्मल सोता था और सुबह उठ जाता था, वालदा जाती उसको नाश्ता कराती, वालदा उसको नाश्ता कराने के लिए कमरे में पहुंची तो आंखें बंद करके लेटा था। जब वालदा ने कहा अभी तक नहीं जागा होगा, वालदा ने उसको जगाया तो वो जा चुका था। वालदा को यकीन नहीं आया कि बेटा जा चुका है। वालदा ने धाड़े मारनी शुरू कर दी। वालिद आ गए और उसको अस्पताल में लेके गए, लेकिन वो जा चुका था, उसका दिल बंद हो गया था। हैरत की बात यह थी, उसको दिल का कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, कभी उसको दिल का कोई मसला नहीं होता, वो नौजवान था, वो सब बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन कैसे उसका दिल बंद हुआ कोई नहीं जानता। राशिद भी चला गया था अपने दोस्त अदील के पास, लेकिन उसके वालदैन कितना अरसा डिस्टर्ब रहे। अदील के वालदैन पहले ही परेशान थे, राशिद के वालदैन कितना अरसा परेशान रहे। ये कहानी रिश्तेदारों को भी पता लग गई, लेकिन एक बहुत उलझी हुई कहानी थी जिसको कोई भी सुलझा नहीं पा रहा था कि ये कैसी अजीबो गरीब उलझी हुई खौफनाक कहानी है। आज भी ख़ानदान के लोग राशिद को और अदील को याद करते हैं तो किसी के पास कोई जवाब नहीं है कि वो क्या हुआ था उन दोनों के साथ, कि कैसे वो यार जुदा हुए बारी बारी। लेकिन जो कहानी राशिद ने सुनाई हुई थी वो आज भी फैमिली के लिए बहुत खौफनाक और उलझी हुई कहानी है।